वेलकम टू जुनून क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंतु ऊतक के बारे में। पिछले दो वीडियो में हमने कोशिका और पादप ऊतक कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपने वो वीडियो देख लिए होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा उन्हें, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, उनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप इजिली पहुंच जाएं। ठीक है, और प्ले लिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। जंतु ऊतक की अगर बात करूँ तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जंतु में इंसान और जानवर दोनों ही आते हैं। ठीक है, अब जंतु ऊतक जो है वो चार तरह के होते हैं। तो जंतु ऊतक चार तरह के कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहला होता है आपका एपिथीलियम ऊतक। ठीक है, एपिथीलियम ऊतक की अगर बात करें तो एपिथीलियम ऊतक जो होता है वो कवरिंग करने का काम करता है। ठीक है, आपके शरीर में बॉडी में जो कवरिंग का काम होता है वो आपका एपिथीलियम ऊतक ही करता है। जैसे आपकी स्किन जो है वो एक एपिथीलियम ऊतक ही है। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरे होते हैं आपका संयोजी ऊतक, जिनको आप कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। तो दूसरे होते हैं आपके कौन से ऊतक, संयोजी ऊतक। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पर जो होता है वो होता है आपका पेशीय ऊतक। ठीक है, और चौथे नंबर पर जो होता है वो होता है आपका तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तो इस तरह से आपके तीन चार संयोजी ऊतक और तीन वो चार जंतु ऊतक होते हैं। कौन कौन से, एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तो सबसे पहले हम एपिथीलियम ऊतक की बात करते हैं। तो एपिथीलियम ऊतक की अगर मैं बात करूं तो जो एपिथीलियम ऊतक होता है वो आपके बॉडी में कवरिंग करने का काम करता है। तो एपिथीलियम ऊतक जो है वो आपके चार तरह के होते हैं। ठीक है, पहला होता है सल्की ऊतक। सल्की का मतलब होता है लेयर। ठीक है, पतली सी लेयर। फिर होता है स्तर, यानी कि सल्क और सल्क से बनकर क्या बनता है, स्तर। ठीक है, स्तर का मतलब एक मोटी लेयर। ठीक है, फिर उसके बाद होता है आपका घनाभकार और उसके बाद होता है आपका स्तंभाकार। ठीक है, या स्तंभाकार घनाभकार ये। ठीक है, अब सल्की ऊतक होता क्या है, इससे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊं, सबसे पहले मैं आपको इसकी इमेज दिखा देता हूं ताकि आप बहुत अच्छे से चीजों को विजुअलाइजेशन कर पाए। ठीक है, चलिए तो ये मेरे पीछे होगी इमेज, यहाँ दे आते हैं। तो देखिए आप, हाँ, तो ये जो आप ऊतक देख रहे हैं, ठीक है, ये जो ऊतक आप देख रहे हैं ये है आपका सल्की ऊतक। ठीक है, अब कलर चेंज करो, हाँ, ये वाला ये है आपका सल्की ऊतक। ठीक है, ये पतली सी लेयर में है सल्की ऊतक। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसके बाद में सल्की ऊतक के बाद स्तरीय ऊतक की यहाँ पर इमेज शायद नहीं होगी, और मैं देख लेता हूँ अगर मिल जाए तो बढ़िया है। ठीक है, नहीं है इसमें इमेज। हाँ, सिर्फ सल्की ऊतक की ही इसमें, हाँ ये रहा आपका स्तरीय ऊतक। ठीक है, ये है आपका स्तरीय ऊतक। ठीक है, तो सल्की ऊतक और स्तरीय ऊतक की अगर बात करें, ये स्तंभाकार है, सॉरी, ये वैसे चार है तो ये होनी चाहिए है। ये है स्तरीय ऊतक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक के बाद एक है, ये घनाभकार है, ये स्तंभाकार। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो अगर बात करें तो ये है आपका कौन सा, स्तरीय ऊतक, यानी कि जहां पर सल्क और सल्क मिलकर जो है वो ये क्या बनी हुई है, स्तर बना हुआ है। ठीक है, सल्क और सल्क से मिलकर यहाँ पर क्या बना हुआ है, स्तर बना हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अब सल्की ऊतक और स्तरीय ऊतक, इन दोनों का काम क्या होता है। देखो, कोई पतली सी लेयर है और वो आपके शरीर को कवर कर रही है। तो कवरिंग सिर्फ बाहरी नहीं है, आउटर ही नहीं है, अंदर भी कवरिंग हो रही है। ठीक है, तो जो आपके इंटरनल बॉडी पार्ट है जहां पर पतली सी कवरिंग की जरूरत है, जैसे कि आपकी यहाँ पर ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली में जो कवरिंग की जरूरत होती है, पतली सी कवरिंग की जरूरत होती है। आपके मुंह के अंदरूनी भाग में जो कवरिंग की जरूरत होती है वो पतली सी कवरिंग की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है आपका सल्की ऊतक करता है, यानी जहां पर पतली कवरिंग की जरूरत है वो काम सल्की ऊतक निपटा देगा। ठीक है, फिर उसके बाद में स्तरीय ऊतक क्या करता है, मोटी कवरिंग, जैसे कि आपकी पूरी स्किन, त्वचा, त्वचा जो है वो किस ऊतक की बनी होती है, तो त्वचा जो है वो आपकी स्तरीय ऊतक की बनी होती है। ठीक है, तो स्तरीय ऊतक आपको समझ में आया। अब अगर मैं बात करूं स्तंभाकार और घनाभकार क्या करती है, तो यहाँ पर स्तंभाकार को आप देखिए, यहाँ पर जो है वो इस तरह से यहाँ एक कॉलम टाइप के दिख रहा है। ठीक है, इन कॉलम को आप पक्षाप भी कह सकते हैं। पक्षाप जो होता है रेसे नुमा चीजें होती है, इस तरह से डॉट में चीजें खड़ी हुई हो, उन्हें हम पक्षाप कहते हैं साइंस में। ठीक है,
अब ये क्या करते हैं, पक्षाघ जो है वो गति करते हैं, ऐसे आगे पीछे होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे मूवमेंट होती है, ठीक है। तो पक्षाघ पक्षाघ जो है वो किसमें पाए जाएंगे, स्तंभाकार कोशिका, स्तंभाकार ऊतक में पाए जाएंगे, जो कि क्या होते हैं, आगे पीछे होते हैं। अब इससे फायदा क्या है, देखिए आपकी जो लार है वो लार ग्रास नली से अंदर की तरफ जा रही है, ठीक। तो ये कैसे जा पा रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पक्षाघ ऊतक है। अब ये आगे पीछे हो रहे हैं जिसके कारण से धक्का मार रहे हैं। अब धक्का मार रहे हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी मुंह की जो लार है वो अंदर तक चली जाती है, ठीक है। जो श्लेष्मा है वो श्लेष्मा को ये अंदर तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो इसलिए पक्षाघ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं होते ना तो आपकी लार मुंह में ही पड़ी रहती, वो अंदर जा ही नहीं पाती, ठीक है। तो समझ में आया कि पक्षाघ का काम क्या है, ठीक है। फिर अगर बात मैं करूं कि स्तंभाकार क्या करता है, वो सॉरी घनाभकार क्या करता है, स्तंभाकार तो हमने देख लिया, ठीक है। ये क्या करते हैं, पक्षाघ होते हैं इनमें। आप पक्षाघ अच्छे से समझ गए हैं इसलिए मैंने बता लिख रहा हूँ यहाँ पर पक्षाघ, ठीक है। ऐसे रुएं कह सकते हो तुम, इस तरह से डॉट डॉट, ये पक्षाघ होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद घनाभकार क्या होता है, तो घनाभकार किडनी में मिलता है आपको, घनाभकार, ठीक है। ये किडनी में मिलता है। ये क्या होते हैं, ग्रंथि के समान कार्य करते हैं। इसमें से क्या होता है कि कोई भी लिक्विड जो है वो लिक्विड बाहर आ जाता है, किसी भी ऊतक के ऊपर अगर लिक्विड लेकर आना है तो ये वो काम कर देती है, ठीक। तो इससे क्या होता है कि ये ग्रंथि जैसी, एक नली जैसी काम कर देती है, कौन, घनाभकार ऊतक, ठीक। तो आपको तीनों चारों की वर्किंग समझ में आई। ये क्या करती है, पतली सी लेयर बनाती है, ठीक है, पतली पन्नी की तरह काम करती है। ये क्या करती है, आपकी मोटी पन्नी की तरह, यानी आपकी स्किन जो है वो पूरी इसी स्तरीय ऊतक की बनी हुई है। फिर उसके बाद स्तंभाकार क्या कर रहे हैं, एक स्तंभाकार आगे पीछे करने का काम करते हैं, जिससे आपकी लार अंदर की तरफ चली जाए। और घनाभकार क्या कर रही हैं, आपकी घनाभकार जो है वो ग्रंथि के समान कार्य कर रही हैं, चीजों को जो है वो लिक्विड को ऊपर की तरफ लेकर आ जाती है ये, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये चारों चीजें अब आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं संयोजी ऊतकों की, ठीक। तो एक एपिथेलियम आपका कंप्लीट हो गया, सबका अच्छे से आपको समझ में आ गया। तो अब मैं संयोजी ऊतक की अगर मैं बात करूं तो संयोजी ऊतक किसे कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यानी जोड़ने का जो काम करते हैं, ठीक। तो अब देखिए बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको सारे कनेक्टिव टिश्यू बता देता हूँ। जैसे कि मैं हमारे शरीर में ये स्किन को अगर पूरा मैं उधेड़ के अलग कर दूं, ठीक है, अलग कर दिया मैंने और एक तरफ पटक दिया, तो जैसे ही मैं स्किन को अलग करूंगी, यानी जैसे ही मेरी ऊपर की स्किन अलग होगी, इस स्किन के जस्ट नीचे की तरफ फैट जमा होता है, ठीक है। अब मुझ में तो इतना फैट है नहीं तो मेरी स्किन के नीचे नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जो मोटे लोग होते हैं, मोटे लोगों में फैट कहाँ पर जमा होगा, जस्ट स्किन के नीचे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैट कहाँ पर जमा होता है, तो आप क्या बोलेंगे, स्किन के नीचे जो है वो फैट जमा होगा, ठीक है। अब ये फैट बड़ा काम का होता है भैया। फैट कैसा काम का होता है, देखिए फैट क्या करता है कि जो अंदर की ऊष्मा है उसे अंदर ही रहने देगा, जो बाहर की ऊष्मा है उसे साला अंदर नहीं घुसने देता है, ठीक है। तो ये कंबल की तरह काम करता है। इसलिए जिनमें फैट होता है ना, उनको ना तो ज्यादा ठंड लगती है और ना ही ज्यादा गर्मी लगती है, ठीक। क्यों, क्योंकि अंदर की ऊष्मा अंदर ही रहती है, बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं आने देता है। तो ये बड़ा अच्छा काम रहता है। दूसरी चीज, ये हड्डियों को टूटने से बचा लेता है। अब जैसे हम में अगर कोई चोट लग जाए, अब हम मरे खुरे से हैं, ठीक है, तो हमें अगर कोई लग जाए तो हमारा हाथ टूट जाएगा बहुत तेजी में। लेकिन आपने देखा होगा जो मोटे लोग होते हैं ना, उनका अच्छा एक्सीडेंट भी हो जाएगा ना तो उनके हाथ हाथ फ्रैक्चर नहीं होते हैं, हाथ पैर, क्यों, क्योंकि ये क्या स्पंज की तरह काम करता है फैट। गद्दे, फोम का गद्दा हो गया वो तो, ठीक है, कि जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, ठीक है, बिस्तर पे बिछा लो, गद्दे का क्या काम है। तो वैसे ही काम है कि भाई गद्दे का जैसा है कि अगर इस पर जैसे ही चोट पड़ेगी तो ये स्पंज के जैसा दबेगा और ऐसा फैल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये प्रेशर को वापस कर देगा, ठीक है। जैसे ही प्रेशर पड़ा ये प्रेशर को वापस कर देगा, प्रेशर को वापस कर देगा तो उससे क्या होगा, हड्डियों पर चोट नहीं लगेगी और हड्डियां फ्रैक्चर नहीं होगी। तो जिनके में फैट रहता है ना, उनके शरीर जो है वो फ्रैक्चर नहीं होता है, ये बहुत फायदा है, ठीक है। लेकिन कुछ नुकसान भी है, जैसे कोलेस्ट्रॉल जमा कर देता है ये, ठीक है। अब फैट बढ़ेगा तो फैट के नीचे है नसें आपकी, तो नसों को दबा देगा। अब नसों को दबा देगा तो उसमें जो ब्लड बह रहा है वो ब्लड और प्रेशर
प्रेशर के साथ बहेगा, और इसी चीज को आप कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो जो मोटे लोग होते हैं उन्हें हमेशा ब्लड प्रेशर की समस्या रहेगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो नसें हैं वो दब गई हैं, और उसमें जो खून बह रहा है वो प्रेशर के साथ बह रहा है, इसलिए ब्लड प्रेशर उनका बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो एक ये भी नुकसान यहाँ पर रहता है। चलिए, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई आपकी त्वचा के नीचे क्या है, आपका फैट है। ठीक है, फैट एक टिश्यू से मिलकर बना है, जिसे हम कहते हैं फैटी टिश्यू या फिर बसीय ऊतक। ठीक है, तो फैट किससे बना है, फैटी टिश्यू से बना है। चलिए, हम मैं फैट भी हटा दूं, पहले मैंने स्किन हटा दी, फिर उसके बाद मैंने क्या हटा दिया, फैट हटा दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं डायग्राम बना ताकि आपको याद रहे। ठीक है, सबसे पहले ऊपर की जो लेयर है वो ये किसकी है, ये त्वचा है। ठीक है, हम्म, ये हो गई आपकी त्वचा। ठीक है, अब मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूँ, येलो ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो है वो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका वसा यानी कि फैट। ठीक है, अब फैट भी मैंने हटा दिया। फिर फैट के नीचे क्या होता है, एरियोलर होता है। ऊपर वाले ने क्या किया है कि ये नसें जो है वो आपके शरीर में फैली हुई है। ठीक है, अब अगर सोचो इतनी सारी नसें हैं, और अगर आपने मेरा ऐसा हाथ मोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ पर कितनी सारी नसें हैं, तो ये एक दूसरे में उलझ जाती। ठीक है, तो होता क्या, लड़ाई लड़ाई हुई, मान लो किसी ने, अब तुम भाई बहन के बीच में लड़ाई हो गई, उसने हाथ पकड़ के मरोड़ दिया। ठीक है, पता लगे नस उलझ गई, अब लड़ाई गई एक तरफ, मम्मी जो है वो नस सुलझा रही सबसे पहले। ठीक है, तो ऐसे कोई चीज ना हो, तो ऊपर वाले ने क्या किया, सबसे पहले एक लेयर बिछाई। आपने देखा होगा गांव में या आपको कहीं पर भी नली बिछानी है। ठीक है, अब परमानेंट नली बिछानी है, तो आप क्या करेंगे, मिट्टी में उतनी जगह पर गड्ढा खोदेंगे और वहां पर नली बिछा कर मिट्टी डाल दो। ठीक है, वो परमानेंट बिछ गई। तो ऊपर वाले ने हमारे शरीर में ऐसी नलियां बिछाई। उसने क्या किया, सबसे पहले एरियोलर का बढ़िया एक लेप लगाया हमारे में। ठीक है, और एरियोलर का लेप लगाने के बाद में उसमें बढ़िया नसें ऐसी दबा के और बिछा दी, जिससे कि नसें एक दूसरे में उलझे ना। मान लीजिए यहाँ पर ये इतने एरिया में जो है मुझे नसें बिछाना है, तो मैंने क्या किया, पहले उसके ऊपर एक लेप लगा दिया ऐसा। ठीक है, जिसमें नसें चिपकी रहें या धस जाए। ठीक है, अब उसमें फिर मैंने जो है वो नसें ऐसी बिछा दी। ठीक है, तो अब ये नसें उलझेंगी नहीं। ठीक है, तो ये मैंने, ऊपर वाले ने हमारे साथ ऐसा कुछ कार्यक्रम किया है। ठीक है, तो समझ गए होगे आप नसों का कैसा क्या कार्यक्रम है। चलिए, अब हम बात करते हैं, तो ये जो है यानी कि बसा के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, बसा के नीचे आपको देखने को मिलेगा एरियोलर। ठीक है, तो एरियोलर, तो एक और लेयर किसकी हो गई, ये लेयर हो गई आपकी एरियोलर की। ठीक है, एरियोलर। अब एरियोलर के ऊपर की तरफ जो है वो क्या बिछी हुई है, एरियोलर की ऊपर की तरफ बिछी हुई है नसें। ठीक है, और नसों में क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है भैया। ठीक है, तो एरियोलर एक खुद टिश्यू हो गया, और एरियोलर में, एरियोलर से जो नसें लगी हुई हैं उन नसों के अंदर बह रहा है ब्लड। और ब्लड भी जो है वो एक तरह का टिश्यू है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, तो इसमें जो है जो नसें बिछी हुई हैं, ये नसों में जो रक्त है, ठीक है, अगला क्या हो गया आपका रक्त। तो रक्त किस तरह का टिश्यू है, रक्त जो है वो तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक। चलिए, अब उसके बाद में चलो आपने एरियोलर भी हटा दिया और नसें भी एक तरफ कर दी। अब आपको मिलेगी मांसपेशियां। मांसपेशियां और नसें दोनों अलग अलग चीजें, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने ऐसा बल्ला दिखाया। ठीक है, बना तो है नहीं, दुबले पतले आदमी है अपन। तो यहाँ पर जो है वो ये जो इस तरह का थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये जो बल्ले में उठा रहा हूँ ना, ये क्या है, ये मांसपेशियां हैं। ठीक है, अब मांसपेशियां जो है वो हड्डियों से चिपकी होती हैं। ठीक है, तो मांसपेशियां और हड्डियां एक दूसरे से चिपकी हैं। अब चिपकी है तो किसी फेविकॉल से चिपकी होंगी, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होंगी ना जिससे वो चिपकी हैं। तो मांसपेशियां और नसें जिस चीज से चिपकी हुई है, वो चीज क्या है, उसको कहा जाता है टेंडम। उसे क्या कहते हैं, टेंडम। अब सोच के देखो कि अगर ये टेंडम नहीं होता तो क्या होता। देखो, अगर टेंडम नहीं होता तो मैंने ऐसा बल्ला उठाया यहाँ पर। ठीक है, तो अब होता क्या कि ये सटक के धरा जाता। क्यों? क्योंकि हड्डी और मांसपेशी के बीच में कुछ है ही नहीं। तो देखो, मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, वो इधर भाग गया। ठीक है, कहीं इधर भाग गया। ठीक, पता लगे यहाँ से यहाँ तक मांसपेशियां अभी तो आपके पूरे शरीर में है। ठीक है, आपने अच्छा बढ़िया चेस्ट टेस्ट बनाया जिम करके, और पता चिपके तो है ही नहीं वो हड्डियों के साथ, वो सटक के पैर में आ गया। ठीक है, पता लगे यहाँ से ऐसे नोच नाच के और यहाँ पर क्लिप बांध के और फिर खड़े हो तो। ठीक है, कहीं के ने क्लिप खोल दी, पूरी मांसपेशी भेली हो गई पैर के पास। ठीक है, तो यानी कि टेंडम की इंपोर्टेंट समझ गए कि टेंडम कितना काम का है, कि टेंडम किस किस के बीच में है, कि टेंडम जो है वो मांसपेशी और हड्डी के बीच में है। ठीक है,
मांसपेशी और यहाँ पर क्या हो गया, हड्डी। ठीक है, तो मांसपेशी और हड्डी के बीच में क्या है आपका, मांसपेशी और हड्डी के बीच में हो गया आपका टेंडन, ये भी एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, फिर उसके बाद में हड्डी और हड्डी की अगर मैं बात करूं तो हड्डी और हड्डी जो है वो भी एक ऊतक से मिलकर बनी होती है, जिसको कहा जाता है लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट के कारण ही मैं ऐसा हाथ हिला पा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कर पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्या है, लिगामेंट है, जिसके कारण से ये मूवमेंट हो रही है। ठीक है, आप जहाँ भी जोड़, अगर जैसे मैं यहाँ पर इस तरह से कर पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, लिगामेंट है। तो लिगामेंट हर ज्वाइंट में रहेगा। ठीक है, तो हड्डी और हड्डी के बीच में जो है वो क्या रहता है, लिगामेंट रहता है। अब एक शानदार सी हड्डी बना देता हूँ। ठीक है, कुत्ता उत्ता होता तब तक पीछे लग जाता मेरे, हड्डी देखते हैं ये। तो हड्डी और हड्डी के बीच में आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो लिगामेंट है। ठीक है, लिगामेंट। ठीक है, हड्डी और हड्डी के बीच में क्या है आपका, लिगामेंट है। चलो भैया, तो यहाँ तक आपकी चीजें समझ में आ गई। अब ये जो हड्डी है ना, ये हड्डी भी जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो कौन सी कोशिकाएं, तो अस्थि ऊतक से मिलकर बनी है। तो हड्डी किस कोशिका से मिलकर बनी है, अस्थि कोशिकाओं से। तो अस्थि कोशिकाएं और अस्थि कोशिकाएं भी जुड़ी होती हैं कैल्शियम फास्फेट से। ठीक है, तो अस्थि कोशिकाएं और अस्थि कोशिकाएं जो है, अस्थि कोशिका प्लस अस्थि कोशिका, ये दोनों किससे मिलकर जुड़ी होती हैं, ये जुड़ी होती है कैल्शियम फास्फेट से। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट से जो है वो मिलकर जुड़ी होती है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, तो यहाँ तक की चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब मैं बताता हूँ कि इतने में आपने कितनी सारी चीजें पढ़ ली। इसमें आपने बहुत सारे संयोजी ऊतक कंप्लीट कर लिए। अब उस बहुत सारे संयोजी ऊतक कौन कौन से हैं, देखिए, आपने जो संयोजी ऊतक पढ़े, सबसे पहले जो संयोजी ऊतक है वो है बसा ऊतक। ठीक है, बसीय ऊतक। फिर उसके बाद में आपने कौन सा ऊतक देखा, एरियोलर ऊतक। ठीक है, एरियोलर ऊतक। फिर उसके बाद में आपने कौन सा देखा, तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने कौन सा ऊतक देखा, फिर उसके बाद में आपने देखा टेंडम। ठीक है, टेंडम किस किस को मिला रहा है, मांसपेशी को और हड्डी को। ठीक, फिर उसके बाद में आपने कौन सा देखा, लिगामेंट। ठीक है, उसके बाद में आपने कौन सा देखा, लिगामेंट। तो यहाँ पर आपने 5 संयोजी ऊतकों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए, और उसके हाँ एक और है अस्थि ऊतक। अस्थि ऊतक, तो इस तरह से 6 संयोजी ऊतक के बारे में आपने देखा। बसा ऊतक क्या करता है, बसा ऊतक जो है वो बसा को, यानी कि बसा को जोड़ता है, बसीय कोशिकाओं को जोड़ता है। एरियोलर जो है वो क्या करता है, वो एरियोलर नसों के बीच में होता है। फिर उसके बाद में तरल संयोजी ऊतक क्या है, रक्त है। फिर उसके बाद में टेंडम की अगर बात करूं तो टेंडम किस किस को, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेंडम जो है वो किस किस के बीच होगा, तो टेंडम मांसपेशी और हड्डी के बीच में रहेगा। लिगामेंट कहाँ पर रहेगा, तो लिगामेंट हड्डी और हड्डी के बीच में जो है वो, हड्डी और हड्डी के बीच में क्या रहेगा आपका, लिगामेंट रहेगा। ठीक है, और अस्थि कोशिका और अस्थि कोशिका को, यानी हड्डी की कोशिका और हड्डी की कोशिका को कौन जोड़ेगा, वो जोड़ेगा आपका अस्थि ऊतक। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये चीजें तो यानी संयोजी ऊतक तो आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करता हूँ पेशीय ऊतक, यही सबसे बड़ा था। अब पेशीय ऊतक की बात करूँ तो ये तो बड़ा छोटा सा है। पेशीय ऊतक की बात करें तो यहाँ पर जो है वो रेखिक पेशी, अरेखिक पेशी होती है, और ये 3 तरह की पेशी हम बांटते हैं। एक होता है रेखिक पेशी, ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है अरेखिक पेशी, अरेखिक पेशी, और तीसरी जो होती है वो होती है हृदय पेशी, हृदय पेशी। ठीक है, अब ये पेशीय ऊतक करता क्या है, पेशीय ऊतक जो है वो फैलते और सिकुड़ते हैं। आपके शरीर में जितनी भी मूवमेंट हो रही है वो पेशीय ऊतक की ही देन है। आप चल फिर पा रहे हैं, पेशीय ऊतक के कारण चल फिर पा रहे हैं। मैं ये हाथ हिला पा रहा हूँ, पेशीय ऊतक के कारण हाथ हिला पा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, पेशीय ऊतक के कारण बोल रहा हूँ।
क्यों? क्योंकि पेशीय ऊतक में क्या होता है, पेशीय ऊतक में मूवमेंट होती है, ठीक है? अब मूवमेंट के कारण से ये फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, ठीक है? और इनके फैलने और सिकुड़ने के कारण से ही जो है वो हम चल फिर पाते हैं। अगर ये फैलती और सिकुड़ती नहीं तो हम चल नहीं फिर पाते, ठीक है? अब मैं आपको पेशीय ऊतक की इमेजेस दिखाता हूँ तो आप बहुत बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है? क्योंकि इमेजेस जो है वो दिमाग में बहुत शानदार चीज़ बना देते हैं। देखिए पहले तो एक इमेज तो आप ये देखिएगा। मैं इधर हो जाता हूँ। यहाँ पर एक इमेज तो आप ये देखिए, तो इसे थोड़ा सा जूम करना होगा। ये है आपकी तरल संयोजी ऊतक की कोशिकाएं, ठीक है, जिसमें कि आप देख रहे हैं लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स, ठीक है। ये जो है वो सारी रक्त कोशिकाओं हैं, ठीक है, यानी कि तरल संयोजी ऊतक में जो रक्त है उनमें कोशिकाएं हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की ये कोशिकाएं आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये लाल रक्त कणिकाओं की कोशिकाएं मिल रही हैं आपको, ठीक है। ये तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है वो आपकी मांसपेशियां वो ये जो है प्लाज्मा आपको देखने को मिल रहा है, ये जो है वो आपकी नसें हैं, ठीक है। एक तो आपकी ये इमेज हो गई, दूसरी इमेज शायद ये हो गया, आई थिंक ये भी वही है। ये है, देखिए यहाँ पर ये, तो आपको यहाँ पर तीन चित्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनमें जो एक है वो रेखित के पेशी है, ठीक है, ये वाली जो है वो रेखित पेशी आप देख रहे हैं, ठीक है। दूसरी जो है वो चिकनी पेशियां हैं और तीसरी जो पेशी देख रहे हैं वो हृदय की पेशियां हैं। तो हृदय की पेशियां कुछ इस तरह की हैं, ठीक है। और ये कौन सी है, ये है चिकनी पेशियां, और ये जो है वो आपकी रेखित है, यानी रेखाओं जैसी है, इसके कारण से इन्हें रेखित पेशी कहते हैं, ठीक है। ये चिकनी है, इन्हें अरेखित पेशी कहते हैं। इनमें आपको रेखाओं जैसी संरचनाएं, लंबी लंबी रेखाएं नहीं मिलेंगी, इस कारण से इन्हें हम अरेखित पेशी कहते हैं, ठीक है। तो रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशियों की हृदय पेशी होती है, ठीक है। तो ये तो आपने अच्छे से इमेज देख ली, अब इनके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जहां पर अगर मैं बात करूं कि ये ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों ही होती हैं, ठीक है। ऐच्छिक पेशियां उन्हें कहते हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, वो ऐच्छिक पेशियां हैं। जैसे कि आपके हाथ की पेशियां, आपके पैर की पेशियां, ये सारी पेशियां कैसी है, ऐच्छिक पेशियां होती हैं, ठीक है। अनैच्छिक पेशियों की अगर मैं बात करूं तो जो कि आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रही हैं, यानी कि अगर आपकी इच्छा नहीं भी है तो भी ये काम करती है। जैसे कि आपकी पलकों का झपकना, ये जो है वो आप अगर ध्यान नहीं भी दे रहे हैं तो भी जो है वो ये ऊपर नीचे होती रहेंगी, ठीक है। तो ये क्या है, अनैच्छिक पेशियां हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हृदय पेशियों की अगर मैं बात करूं तो हृदय पेशियां जो है वो ऐच्छिक अनैच्छिक यानी रेखित और अरेखित से पूरी तरह से अलग होती है। क्यों? क्योंकि हृदय की खुद की पेशियां होती हैं, ठीक है, जो कि फैलती और सिकुड़ती हैं। अगर वो आपकी इन पेशियों पर डिपेंड रहेंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। मान लो ये काम नहीं कर रही हैं तो हृदय भी काम नहीं करेगा, इंसान मर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो पेशियां होती हैं ये पेशियां अपने हिसाब से काम करती हैं, ठीक है। तो आपने पेशियों के बारे में जाना कि पेशियां किस तरह की होती हैं, रेखित होती हैं, अरेखित होती हैं, और उसके बाद में हृदय पेशियां होती हैं, ये फैलती और सिकुड़ती हैं और शरीर को गति प्रदान करती हैं, ठीक है। फिर उसके मैं बात करता हूँ तीसरा जो है वो तंत्रिका ऊतक की। तंत्रिका ऊतक की अगर बात करें तो तंत्रिका ऊतक में क्या आता है, तो तंत्रिका ऊतक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है।
अब तंत्रिका कोशिकाएं आपके शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तंत्रिका कोशिकाएं जो है वो मस्तिष्क से लेकर पूरे शरीर में बिछी होती हैं और ये सूचनाओं को इधर से उधर पहुंचाती है। जैसे कि अगर मुझको ये हाथ उठाना है तो मैं ये हाथ जो है वो अपनी मर्जी से तो उठा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक काम और कर रहा हूँ, मैं ये सूचना दिमाग को भेज रहा हूँ और दिमाग ये सिग्नल भेज रहा है हाथ को कि हाथ को उठाना है, ठीक है। जब जाके ये हाथ उठ रहा है, यानी कि मैं सीधा, मेरा हाथ से कनेक्शन नहीं है, मेरा कनेक्शन किससे, दिमाग से है, और दिमाग इस हाथ को उठा रहा है, ठीक है। अगर ये तंत्रिका कोशिका कट जाए, यानी दिमाग से हाथ तक जाने वाली जो कोशिका है वो अगर कट जाए, तो मैं कितना भी हाथ उठाना चाहूँ नहीं उठा पाऊंगा। कारण क्या है, मैंने सिग्नल दिमाग को भेजा है कि मुझे हाथ उठाना है, लेकिन जब दिमाग ने ये सिग्नल हाथ तक भेजा है तो वो सिग्नल जा ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये तंत्रिका कोशिका कट गई है। इसी को हम क्या कहते हैं, पैरालिसिस कहते हैं। तो तंत्रिका कोशिकाएं दो जगह से संकेत भेजती हैं, एक तो दिमाग से और दूसरा आपकी रीढ़ की हड्डी से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ इन दोनों जगह से आपकी तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिकाओं का बेसिकली काम क्या होता है? तंत्रिका कोशिकाओं का काम होता है आपके मस्तिष्क से जो है वो शरीर तक सूचनाओं को पहुंचाने का जो काम करती है वो कौन करती है? तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं, ठीक है। इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे कि तंत्रिका कोशिकाओं का काम क्या होता है। ये तंत्रिका कोशिका की जो सबसे छोटी इकाई होती है उन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स ही जो हैं जो संकेतों को इधर से उधर तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिकाएं किससे मिलकर बनी होती हैं? तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर बनी होती है। वो तंत्रिका ऊतक किससे मिलकर बना होता है? तो तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो ये होती है न्यूरॉन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपके जंतु ऊतक पूरी तरह से खत्म हुए, ठीक है। जंतु ऊतक से जो जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इन्फॉर्मेटिव नॉलेज, ये ज़्यादा अच्छी जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि इस तरह की हम सीरीज और ला सकें, ठीक है। चलिए, आई होप आप सब अच्छे होंगे और बेहतर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच जो आपने इतनी देर देखा।